स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बैंकों के प्रकार और दूसरा व्यापारिक बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार अनेक बैंकों की स्थापना की गई है। कहने का मतलब अलग अलग कार्यों के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्यों के हिसाब से अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई है। जैसे लोगों की जो बैंकिंग आदत होती है, सामान्य बैंकिंग जिसको हम कहते हैं, उसके लिए व्यापारिक बैंकों की स्थापना की गई है। कृषि कार्यों को जो वित्त की आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। उद्योगों को जो वित्त की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई है। जो विदेशी मुद्रा होती है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनिमय बैंक की स्थापना की गई है। इस तरीके से अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई है। और जो अनुसूचित बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक की जो अनुसूचित सूची होती है, उसमें जो बैंक होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जैसे केंद्रीय बैंक के रूप में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। तो बैंकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैंकों में देखें तो पहला हमारा है कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, या जिसको हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। और ये जो बैंक होते हैं व्यापारिक बैंक, ये एक तरह से क्या करते हैं, सामान्य बैंकिंग की जो आवश्यकताएं होती है लोगों की, उनको पूरा करते हैं। हम अपने गांव में, शहर में, आसपास जो बैंक देखते हैं, जैसे कि आप देखते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या कोई भी जो निजी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, तो ये जो बैंक होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। मतलब व्यापारिक बैंक एक तरह से क्या करते हैं, हम आम जनता के पास में जो पैसा होते हैं, हमारे जमाओं को वो स्वीकार करते हैं, और अगर हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो उसको वो ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो व्यापारिक बैंक एक तरह से क्या करते हैं, सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करता है, लोगों को अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो ऋण देने का कार्य करते हैं, लोगों को जो चेक के रूप में पैसा प्राप्त होता है उन चेकों को ये संग्रहित करता है, उनको ये भुगतान करता है। ठीक है, ये सारे कार्य जो है वो व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं। तो व्यापारिक बैंक एक तरह से क्या होते हैं, जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं। सामान्य बैंकिंग कार्य का मतलब क्या हो गया, लोगों की जमा स्वीकार करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। और जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक बैंक होते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त स्कंद बैंक। इसका मतलब क्या हो गया, इन बैंकों की जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो अलग अलग अंशों में, अनेक अंशों में एक तरह से बटी होती हैं। और ये जो अंश होते हैं, ये जो शेयर्स होते हैं, उनको लोगों के द्वारा या किन्हीं संस्थाओं के द्वारा खरीदे जाते हैं। तो इसके विभिन्न जो कार्य होते हैं उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है, औद्योगिक बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक। अब देखिए, व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। व्यापारिक बैंक जो ऋण उपलब्ध कराते हैं वो कौन सा होता है, अल्पकालीन। लेकिन जो उद्योग होते हैं उनको एक तरह से मध्यमकालीन, या हम कह सकते हैं दीर्घकालीन, लंबे समय तक 15-20 वर्षों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक बैंक कहते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल बैंक, जो औद्योगिक बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इनकी जो पूंजी होती हैं वो व्यापारिक बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं, और इनके जो शेयर होते हैं, अंश होते हैं, वो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा खरीदे जाते हैं, क्योंकि इनको दीर्घकालीन ऋण के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनको जो पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कहां से पूरी होती हैं, केंद्रीय बैंक से, सरकार से, या फिर विदेशी बैंकों से भी इन बैंकों को, जो औद्योगिक बैंक होते हैं, उनको ऋण मिल जाता है।
और जो अनेक प्रकार के उद्योग हैं उनको जो ऋण की आवश्यकता होती है, चाहे हमारे देश की मुद्रा के रूप में हो चाहे वो विदेशी मुद्रा के रूप में हो, उनको ऋण प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? औद्योगिक बैंकों के द्वारा। भारत में अगर हम देखें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, औद्योगिक विकास बैंक है, औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम जो हैं, ये सारे औद्योगिक बैंकों के ही उदाहरण हैं। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है? कृषि बैंक। नाम से स्पष्ट है कि जो कृषि बैंक है वो एक तरह से क्या करते हैं? कृषि कार्यों के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण खरीदने पड़ते हैं, तो उनके लिए ऋण की जो आवश्यकता होती है, कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। भारत में अगर हम देखें तो जो सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, वो कृषि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें, सर्वोच्च एक संस्था है नाबार्ड की स्थापना की गई है, जो क्या करता है? कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और इन कृषि बैंकों को, चाहे वो सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, इनके पास में जो पैसा है वो कहाँ से आता है? केंद्रीय बैंक या भारत सरकार के द्वारा इन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रकार है बैंकों का वो कौन सा है? विनिमय बैंक, एक्सचेंज बैंक। अब देखिए, किसी भी देश को विदेशी व्यापार जो किया जाता है किसी देश के द्वारा, तो विदेशी व्यापार करने के लिए क्या होता है? विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। विभिन्न देशों की जो करेंसी होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो विदेशी मुद्रा की जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करने के लिए, विदेशी मुद्रा का लेन देन, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने के लिए विदेशी विनिमय बैंकों की स्थापना की गई है। सामान्यतः अगर हम देखें तो विनिमय बैंकों का जो कार्य होता है, विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय का कार्य है, वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन फिर भी विदेशी व्यापार के लिए धन की जो व्यवस्था है उनकी पूर्ति करने के लिए भारत में भी एक तरह से क्या किया गया है? विदेशी विनिमय बैंकों की स्थापना की गई है, ठीक है। और विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? कि जो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है उसे पूरा करना। तो ये कार्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन साथ साथ में अलग से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने के लिए विदेशी विनिमय बैंकों की भी स्थापना की गई है। फिर उसके बाद में मुख्य एक प्रकार हमारा है केंद्रीय बैंक, ठीक है। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो क्या करता है? वहां पे सारी जो बैंकिंग प्रणाली होती है, मुद्रा और साख की मात्रा होती है, उसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो किया जाता है। सारे जो बैंक होते हैं उन बैंकों का बैंक हम कह सकते हैं, वहां की जो सरकार होती है उसका सलाहकार होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है कि केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से साख पर नियंत्रण करते हैं, इसके बारे में आप अलग से पूरा वीडियो देख सकते हैं। और फिर बैंकिंग का एक प्रकार हम इसको शामिल कर सकते हैं, जो देशी बैंकर, ठीक है। देशी बैंकर का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास में गांव में अगर हम देखते हैं तो जो वित्त की आवश्यकता होती है वो महाजन लोगों के द्वारा या साहूकारों के द्वारा या जिनके पास में पैसा होता है वो क्या करते हैं? आसपास के जो किसान होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको अगर ऋणों की आवश्यकता होती है तो उनको ऋण देने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अगर हम देखें तो देशी बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है? कृषि और व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना हमको कि जो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है, उनके द्वारा इन देशी बैंकर को किसी प्रकार की बैंकर का दर्जा एक तरह से नहीं दिया गया है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक तरह से क्या करते हैं? व्यापारिक कार्यों या कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम देशी बैंकर की संज्ञा दे सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो व्यापारिक बैंकों के जो कार्य होते हैं उन्हें हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, वो क्या करते हैं? लोगों की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करते हैं, और जो लोगों की जमाएं स्वीकार की जाती है उससे वापस अन्य व्यक्तियों संस्थाओं को ऋण देने का कार्य करते हैं। तो प्रमुख रूप से दो कार्य हैं, लोगों की जमाएं स्वीकार करना और ऋण उपलब्ध कराना। इसके अलावा जैसे व्यापार
व्यापारिक बैंक होते हैं वो लोगों के, संस्थाओं के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा विविध और भी कार्य किए जाते हैं। आंतरिक और विदेशी व्यापार को पूरा करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसका प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है, और एक शाख निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसको हम अलग से एक वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो प्रमुख कार्य है व्यापारिक बैंकों का वो कौन सा है? जमाएं प्राप्त करना। ठीक है, आधुनिक समय में अगर हम देखें तो लोग अपनी जो बचतें होती है, लोगों के पास में जो अतिरिक्त पैसा होता है, ठीक है, सभी लोग अगर हम देखें, सभी वर्ग, अलग अलग वर्ग हो गए, उनके पास में अगर अतिरिक्त पैसा है तो वो क्या करते हैं? इन व्यापारिक बैंकों के पास में जमा करा देते हैं। और व्यापारिक बैंक भी क्या करते हैं? अलग अलग लोगों के अनुसार, अलग अलग लोगों की जो सुविधाएं होती हैं उसके अनुसार क्या करते हैं? अलग अलग जमाओं की वो स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और विभिन्न लोगों को, विभिन्न वर्ग जो होते हैं उनको बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो जमा स्वीकार करना सबसे पहला प्रमुख कार्य हो गया। और इन जमाओं को स्वीकार करने के लिए जो व्यापारिक बैंक है वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के खाते की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो उन खातों में सबसे पहला कौन सा है? चालू खाता है। और चालू खाता जो होता है वो व्यापारी वर्ग या जो उद्योगपति वर्ग हैं उन लोगों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इस खाते में क्या होता है? एक दिन में, एक समय में कितनी भी बार पैसा जो है जमा कराने के बाद में निकाला जा सकता है। कितनी भी बार पैसा जो है निकालने की जो सुविधा है वो किसके द्वारा दी जाती है? चालू खाते के द्वारा प्रदान की जाती है। और चालू खाता जो होता है वो मुख्य रूप से बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, क्योंकि इनको प्रतिदिन क्या करना पड़ता है? बहुत अधिक मात्रा में लेन देन करना पड़ता है, और उन लेन देनों को करने के लिए चालू खाता जो होता है वो बहुत ही उपयोगी रहता है। फिर चालू खाते में अगर हम देखें तो चालू खाता का जो हिसाब किताब है कि जो व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने कितना लेन देन किया है, सारा हिसाब किताब कौन रखता है? बैंक रखता है। क्योंकि कभी कभी बैंकों को इस प्रकार की आवश्यकता पड़ सकती है कि उन्होंने किसी व्यापारी को पेमेंट दिया है तो उसका प्रूफ क्या है, ठीक है, उसका एविडेंस क्या है, तो उसका जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो इस हिसाब किताब के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो चालू खाता होता है उसमें व्यापारियों या उद्योगपतियों का जो पैसा जमा होता है उसे, उस पर किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। दूसरा जो खाता है वो कौन सा है? बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है। और बचत खाता जो आम जनता है, हम लोग हैं, या जो वेतनभोगी वर्ग होता है, उनकी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको जमा करने के लिए बचत खाते की सुविधा प्रदान की जाती है। बचत खाते में हम क्या कर सकते हैं? एक दिन में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन पैसा निकालने के ऊपर प्रतिबंध होता है। बैंकों की कुछ सीमाएं होती हैं। चालू खाते में हमने पढ़ा था कि चालू खाता में व्यापारी और उद्योगपति क्या कर सकते हैं? एक दिन में, एक समय में कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये सुविधा बचत खाते में नहीं होती है। और बचत खाते में जो पैसा होता है उस पर अलग अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग ब्याज दिया जाता है। चालू खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बचत खाते में जो जमाएं होती हैं उस पर जमाकर्ताओं को ब्याज दिया जाता है। और ये जो खाता होता है वो जिनकी स्थिर आय वाले हैं, वेतनभोगी वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से उपयोगी होता है। नेक्स्ट हमारा है स्थायी जमा खाता, जिसको हम क्या कहते हैं? एफडी। और इसके अंतर्गत क्या होता है? जो व्यक्ति हैं अपना पैसा है उसे क्या करते हैं? एक निश्चित समय के लिए बैंकों के पास में जमा करा देते हैं। कम से कम 45 दिन होता है, ठीक है, उसके अलावा जैसे 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है। तो एक निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं? बैंकों में पैसा जमा करा देते हैं, और इसके लिए एक रसीद मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस पर क्या लिखा होता है? हमने किस तारीख को पैसा जमा कराया है, वापिस हमारा जो पैसा है, ठीक है, उसको हम कब निकाल सकते हैं, कितने समय के लिए हमने कराया है, उस पे ब्याज की दर क्या है, ब्याज दर के साथ हमको कितना पैसा मिलेगा, ये सारी जो बातें हैं उस रसीद के ऊपर लिखी जाती हैं। यहाँ पे जो ब्याज होता है स्थायी जमा खाते में वो बचत खाते की तुलना में एक तरह से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को एफडी जब पूरी होती, समय से पूर्व अगर पैसा निकालना है तब भी वो निकाल सकता है, लेकिन उस पर ब्याज जो होता है वो बचत खाते की दर से ही दिया जाएगा। अगर समय पूरा होने से पहले कोई व्यक्ति अगर अपना एफडी अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है तो। फिर दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो है ऋण देना।
ठीक है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोगों की ये जमा स्वीकार करते हैं तो उन लोगों को क्या करते हैं, ये कुछ ब्याज भी देते हैं। अब ब्याज जो है और साथ ही साथ बैंकों का जो खर्चा है वो खर्चा पूरा कहाँ से होगा, तो इन जमाओं को वो क्या करते हैं, जिन व्यक्तियों को पैसों की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में ये क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। और इस उधार से बैंकों को आय की प्राप्ति होती है। उस आय से बैंक क्या करते हैं, अपने सारे खर्चे निकालते हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है उन लोगों को ये ब्याज का भुगतान भी करते हैं। लेकिन जब बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है तो उस समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो तरलता, मतलब लोगों का जितना पैसा जमा है उसका कुछ भाग बैंक अपने पास में तरल रूप में, नकद रूप में रखते हैं, ताकि लोगों को जब आवश्यकता होती है, लोग अपना पैसा जब निकालते हैं तो उनको आसानी से वो चुका सके, उन लोगों की मांग को पूरा कर सकें। और दूसरा आय, ठीक है। आय का मतलब क्या हो गया कि बैंकों के पास में जो भी जमा होती हैं तो बैंक का क्या प्रयास रहता है, उससे अधिक आय प्राप्त हो, और अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों का जो पैसा उन बैंकों के पास में जमा होता है उसे वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसे वो उधार दे देते हैं और उससे क्या होता है, उनको आय की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में ऋण देने की कुछ शर्तें होती बैंक को। एक तो होता है असुरक्षित साख होता है, ठीक है। असुरक्षित में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति संस्थाएं जो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, जो बैंकों के साथ में नियमित रूप से लेन देन करते हैं, तो उन लोगों को एक तरह से बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, बिना किसी जमानत के, ठीक है, बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा उधार दिया जाता है, बिना किसी जमानत के। तो इस प्रकार के ऋण को हम क्या कहते हैं, असुरक्षित साख कहेंगे। लेकिन सुरक्षित साख में क्या होता है, बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके लिए जमानत के तौर पर बैंक अपने पास में कुछ सिक्योरिटी रखता है, कुछ धरोहर के रूप में कुछ भी संपत्ति रखता है। और सामान्यतः व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो उसका अधिकांश भाग कौन सा होता है, सुरक्षित ऋण होता है। फिर ऋणों के प्रकार की अगर हम बात करें तो ऋणों के प्रकार में नकद साख हो सकता है, ठीक है। व्यापारी वर्ग या जो उद्योगपति वर्ग होते हैं उनको दैनिक लेन देन करने के लिए उधार की आवश्यकता होती है तो उनपे नकद साख की व्यवस्था की जाती है। जो व्यापारी वर्ग होता है जिनका बैंकों में चालू खाता होता है तो चालू खाते पे एक तरह से क्या होता है, अधिविकर्ष की सुविधा भी बैंकों के द्वारा दी जाती है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि जिन व्यापारियों उद्योगपतियों का बैंकों में चालू खाता होता है तो उन चालू खाते में जितना पैसा जमा है, माना कि किसी व्यापारी के चालू खाते में 5 लाख रुपए जमा है लेकिन उसको 7 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो जमा 5 लाख है लेकिन 2 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो व्यापारी वर्गों को बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जितनी जमा है उस जमा से जो अधिक पैसा है निकालने की अनुमति दी जाती है व्यापारिक बैंकों के द्वारा। किसको दी जाती है, केवल चालू खाते वाले जो व्यापारी वर्ग हैं जो नियमित रूप से बैंकों से लेन देन करते हैं उन्हीं को ये जो सुविधा है अधिविकर्ष की ये प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है, एजेंसी संबंधी कार्य है, ठीक है। व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। एजेंट के रूप में कार्य करने का मतलब क्या हो गया, अगर लोग अपना जो चेक है, ठीक है, लोगों का जो ग्राहकों का जो चेक होता है, बिल होता है आदि का भुगतान करने के लिए वो क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करता है, ठीक है, बैंकों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और जिनका चालू खाता होता है उनके लिए ये सुविधा एक तरह से क्या होती है, निश्चित निःशुल्क होती है, और जिनका बचत खाता होता है उनके लिए भी निःशुल्क होती हैं। लेकिन किसी दूसरे स्थान का अगर चेक होता है तो उसके लिए बैंक क्या करता है, किसी कुछ शुल्क वसूलता है। जैसे कि आपका खाता कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है, लेकिन आपको चेक बाहर से कहीं दूसरे स्थान से प्राप्त हुआ है, दूसरी सिटी से, जयपुर से प्राप्त हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ शुल्क भी वसूलता है, ठीक है। अन्य स्थान का अगर चेक होता है तो उसके लिए तो ग्राहकों के चेक को संग्रहित करके उसका भुगतान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो जैसे आपका खाता SBI में है और आप कहीं पे नौकरी करते हो, आपको वहां से 50,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ है, तो 50,000 रुपए का जो भुगतान है वो इस बैंक के द्वारा किया जाएगा चेक के माध्यम से। तो इसको हम कहते हैं ग्राहकों के चेक, बिल आदि के भुगतान के लिए संग्रहित करता है।
इसी तरीके से चेक बिल आदि का ये भुगतान करने का भी कार्य करता है कि आपको अगर किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट देना है, ठीक है, आपका खाता कहाँ पे है, एसबीआई में है, तो आपने एसबीआई से चेक बुक प्राप्त की और उस चेक बुक के द्वारा आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तिथि पर जब आप भुगतान करना चाहते हो तो आपके आदेश पर, ग्राहकों के आदेश पर जो एसबीआई बैंक है वो क्या करता है, उस पेमेंट का भुगतान करता है। फिर इसके अलावा अन्य नियमित प्रकार के जो भी भुगतान होते हैं उनको संग्रहित करने का जो कार्य, जैसे कि हमारा बीमा करा रखा, हमने एलआईसी में करा रखा बीमा, किसी भी कंपनी में हमने बीमा करा रखा है तो उसमें जो प्रीमियम का भुगतान करना होता है, या हमारा जो मकान है उसको हमने किराए दे रखा है तो किराया हर महीने आएगा तो हर महीने किराए को एकत्रित करने का काम है, या कहीं से हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की जो सुविधा है, ठीक है, नियमित भुगतान भी ये करता है और संग्रह अगर हमको कहीं से करना है तो उसके लिए भी ये बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर उसके द्वारा इसके अलावा विशेष प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, विशेष प्रकार की सुविधा का मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमको कुछ भुगतान करना है, राशि भेजनी है, कि अगर हम उदयपुर में निवास कर रहे हैं और हमको दूसरे क्षेत्र में, माना कि जयपुर में, मुंबई में, किसी दूसरे क्षेत्र से हमको पैसे अगर भेजने हैं तो विशेष प्रकार की ये जो सुविधाएं हैं, धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की जो सुविधा है वो बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसी तरीके से बैंक क्या करते हैं, व्यापारी बैंक अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, बैंकों के जो भी ग्राहक होते हैं, ग्राहक अगर आदेश करते हैं तो क्योंकि बैंकों को इन शेयर के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है अगर वो किसी प्रकार का कोई शेयर खरीदना चाहता है या सरकारी कोई प्रतिभूति अगर खरीदना चाहता है तो उनको खरीदने और बेचने के लिए बैंक क्या करता है, हेल्प करता है एक तरह से। फिर उसके बाद में प्रतिभूतियों का अधिगोपन कार्य भी किया जाता है, मतलब जो शेयर लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, उनको बेचने का जो दायित्व है वो बैंकों के द्वारा लिया जा सकता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ कमीशन होता है वो चार्ज किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो जो व्यापारिक बैंक है वो संदर्भ पत्र के लिए कार्य करता है, मतलब बैंकों के जो ग्राहक होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है उसकी देशी और विदेशी व्यापारी जो होते हैं उनको एक तरह से उपलब्ध कराता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ग्राहकों के लिए एक तरह से क्या करता है, संदर्भ पत्र, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, वित्तीय सलाह देने का कार्य करता है ग्राहकों को जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फिर इसके अलावा और विविध कार्य भी हैं, ठीक है, विविध कार्य में संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, लॉकर के माध्यम से बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है और उस लॉकर में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मूल्यवान संपत्ति है, महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं, शेयर प्रतिभूतियां हो सकती हैं, आदि को हम क्या कर सकते हैं, बैंकों के पास में सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और लॉकर के लिए वो क्या करता है, बैंक दो चाबियां उपलब्ध कराता है, दो में से एक चाबी बैंक के पास में रखती है और एक चाबी जो होती है वो ग्राहक के पास में रहती है, और जब ताला खोला जाएगा, ठीक है, लॉकर जो है, तो इन दोनों चाबियों से ही खोला जा सकता है, किसी एक चाबी के द्वारा इसका प्रयोग इसको नहीं खोला जा सकता है। फिर उसके अलावा जैसे विदेशी विनिमय की व्यवस्था की जाती है, बैंकों के जो ग्राहक हैं अगर वो विदेशों से आयात निर्यात करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, तो विदेशी व्यापार को पूरा करने के लिए उनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो इस विदेशी विनिमय को उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं। फिर अगर कोई ग्राहक विदेशों में अगर यात्रा करता है तो उसके लिए क्या करता है, यात्री चेक और साख पत्रों की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। यात्री चेक का मतलब क्या हो गया कि भारत का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में यात्रा करता है तो जो व्यापारिक बैंक है उसके लिए क्या करेगा, यात्री चेक उपलब्ध कराएगा, मतलब भारत का व्यक्ति अमेरिका में जब जा रहा है तो उसको यात्री चेक उपलब्ध कराने का मतलब हो गया कि उसको पैसा जो है नकद रूप में लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, नकद रूप में जोखिम होता है एक तरह से, तो जोखिम से छुटकारा देने के लिए एक तरह से यात्री चेक की जो सुविधा है वो बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें उपभोग साख प्रदान करना है, ठीक है, लोगों को विभिन्न उपभोग कार्यों के लिए, जैसे कि हम लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, हमको एक कार परचेज करनी है, कार खरीदनी है, कार की कीमत कितनी, माना कि 5 लाख रुपए हैं, लेकिन हमारे पास में नकद कितने हैं, 3 लाख रुपए हैं, अब 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 लाख रुपए हम क्या कर सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा जो है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा।
और एक अन्य कार्य हमारा है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण। ठीक है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं और बैंकिंग के साथ साथ में वित्त व्यापार का कार्य करते हैं। उनके आंकड़ों को समय समय पर प्रकाशित करने का भी कार्य इन बैंकों के द्वारा किया जाता है। इन बैंकों के द्वारा एक तरह से क्या होता है, कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और उन पत्रिकाओं में जो बैंकों का लेन देन होता है, विवरण होता है, जो उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो कार्य है वो कौन सा है, आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। ठीक है, व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, विदेशों के साथ में व्यापार करते हैं, एक देश में भी व्यापार करते हैं, मतलब आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों होता है। तो उन दोनों को पूरा करने के लिए क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है। तो अगर माना कि एक व्यापारी जो है वो व्यापार कर रहा है, ठीक है, उसको पैसों की आवश्यकता आज, लेकिन उसके पास में कोई एक व्यापारिक बिल है, माना कि 10 लाख रुपए का व्यापारिक बिल है जिसका भुगतान आज से 10 दिन बाद प्राप्त होगा। लेकिन उस व्यापारी को आज अगर पैसे की आवश्यकता है तो इस स्थिति में जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आज उसको जितने पैसों की आवश्यकता होती है, 10,000 1 लाख जितने की आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध करा देंगे जितने का व्यापारिक बिल है। माना कि 10,000 रुपए का व्यापारिक बिल है तो 10,000 रुपए जो है वो व्यापारियों को बैंक के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा आज की तारीख में। और 10 दिन बाद जब इसकी तारीख आएगी उस दिन जो बैंक है वो क्या करेगा, इसको वसूल कर लेगा उस व्यक्ति से, ठीक है, जिससे 10,000 रुपए प्राप्त करना है। तो व्यापारियों के लिए एक तरह से जो व्यापारिक बिल होता है, ठीक है, उसके प्रबंधन करने का जो कार्य है वो किया जाता है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो कार्य है वो कौन सा है, साख निर्माण कार्य। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कि लोग अगर 10,000 रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो 10,000 रुपए से बैंक क्या करते हैं, कई गुना उधार दे देते हैं। ठीक है, 10,000 तो नकद रूप में जमा हुआ, लेकिन इससे उधार कितना देते हैं, वो 10,000 से कई गुना हो सकता है। ठीक है, जो किसके ऊपर निर्भर करता है, CRR नकद कोष के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जिसको हम केंद्रीय बैंकिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो साख निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ व्यापारिक बैंकों के द्वारा बहुत सारे और भी कार्य किए जाते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करता है, अपनी जो शाखाएं होती हैं उसको विस्तार करने का कार्य करता है, अपने पास में जो जमा राशि होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, लोगों को क्रेडिट कार्य की सुविधा देता है। वर्तमान समय में जैसे क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो एक तरह से ज़्यादा प्रचलन में है, मोबाइल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इस प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी व्यापारिक बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस है, साख निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे।